चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। पिच रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। नमस्कार, अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए आप। शेषराम राहंगल, जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष बालाघाट। विधानसभा परसवाड़ा की अपन बात करते हैं 2023 की, तो आप अपने आप को प्रबल दावेदार मानते हैं? निश्चित तौर पे परसवाड़ा अगर 2023 की विधानसभा की बात करें, मैं विगत 20 वर्षों से संगठन में निरंतर काम कर रहा हूँ। संगठन के साथ साथ मैं सामाजिक पदों पर भी रहा हूँ। पवार युवा संगठन का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। इस समय मैं जिला क्षत्रिय महासभा का महासचिव हूँ। निश्चित ही मैं संगठन में काम करते हुए आपने मीडिया के माध्यम से देखे भी होंगे, अगर विपक्ष के खिलाफ कोई भी आंदोलन करना होता है तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। आप उदाहरण देख लीजिए, गर्रा टोल टैक्स, अगर हम आंदोलन नहीं करते, सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ते, तो आज वो कायदे में जाकर नहीं लगता और समस्त बालाघाट जिले की जनता को उसका ये नहीं मिलता। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो आज विधायक हैं, वर्तमान विधायक और मंत्री जी हैं, उनके जो विकास यात्रा और विकास पर्व मना रहे हैं, उसको आप अपनी दृष्टि से कैसे देखते हैं? देखो, भाजपा सरकार की रीति और नीति में बहुत बड़ा अंतर है। कोरोना काल के समय में भाजपा सरकार में जब कोरोना काल आया, मैंने मृतकों के लिए 4 लाख की मुआवजा की हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। अंतिम में प्रशासन ने झुक के, जबकि सरकारी आंकड़ा 70 का था, लेकिन फिर भी मेरे प्रयासों से बालाघाट जिले में 1286 लोगों को 50-50 हज़ार रुपये मुआवजा मिला। चाहे सरकार के खिलाफ कोई भी लड़ाई हो, चाहे अगर ऑक्सीजन कंटेनर उपलब्ध कराना हो, मेरे द्वारा फ्री में ऑक्सीजन कंटेनर उपलब्ध कराया गया। परसवाड़ा विधानसभा में लगभग 1 माह गांव-गांव में जाकर गरीबों में सेवा करके रोज़ सुबह मेरी तरह सब्जी बांटा गया। आप जो भाजपा के विकास पर्व की बात कर रहे हैं, मैं तो इस विकास पर्व को विनाश पर्व मानता हूँ। आप जानते हैं ये 20 साल से सत्ता में है, न इनका महंगाई पे कोई रोक है। आप खाद्य वस्तुओं के रेट देख लीजिए, मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल के देख लीजिए, हर जगह से ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। अब गैस सिलेंडर देख लीजिए, जब 414 में कौन सा गैस सिलेंडर बुरा था। हम तो ये कहते हैं कि आप रेट मत कम करो, हमारे पुराने दिन इलाके खड़े कर दो, तो हम इसको विकास मानेंगे। विधानसभा परसवाड़ा में बागेश्वर धाम बाबा जी आए थे, लगभग उनमें करोड़ों रुपए खर्च हुए। इसको वहाँ के विधायक एक विकास मानते हैं, ये कहाँ तक सच है? देखो, हम लोग हिंदू संस्कृति से आते हैं और आस्था और भगवान के प्रति हम लोगों की बहुत आस्था है। आज हमारे आयुष मंत्री रामेश्वर कावरे जी ने बागेश्वर बाबा को बालाघाट की परसवाड़ा की धरती पर लाए। उनका स्वागत है कि बालाघाट की धरती पावन हो गई। कल से छिंदवाड़ा में भी बागेश्वर जी का प्रोग्राम चल रहा है। कमलनाथ जी जो हनुमान जी के भक्त कहे जाते हैं, उन्होंने भी छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम का कार्यक्रम रखा है। तो आस्था और विकास, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। माननीय कमलनाथ जी ने 5 अपने संकल्प लिए हैं, घोषणा किया है, वो जनता तक कहाँ तक साबित होगी? एक तो उसको पहले बीजेपी भी फॉलो कर रही है, लाडली बहना योजना के नाम से। माननीय कमलनाथ जी ने उसको लाडली नारी सम्मान योजना के नाम से दिया है। अदर 4 है, उसको लेके आप जनता को कैसा रूप करेंगे? देखो, अदर 4 वाली योजना की बात कर रहे हैं। जैसे कमलनाथ जी ने 100 रुपये माफ, 200 रुपये बिजली हाफ, जिस समय कमलनाथ जी की सरकार 15 माह रही, निश्चित तौर पर 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली मिलती थी। चाहे वो सरकारी कर्मचारी होता था, चाहे वो आयकरदाता होता था, चाहे वो किसान होता था, चाहे वो गरीब मजदूर होता था, अगर जितनी बिजली जलाई उसी को उसी हिसाब से बिल आता था। लेकिन आज के समय में आप देख लीजिए, जब से इनकी सरकार आई है, जब से योजना बंद हुई है,
100, 500, 1000, 2000, 5,500, 10,000, 10,000 रुपये बिल आते हैं, जिसके यहाँ एक बल्ब पे भी चलता है, जो ड्राइवर भी करता है, जो रोज मजदूरी भी करता है, आज मुझे भी 1000 और 1200 रुपये का बिल देना पड़ता है। तो निश्चित कमलनाथ जी की वो भी पहले ये भी कारगर थी सरकार, और आज जो 5 योजनाएं हैं इसमें जैसे पेंशन, पुरानी पेंशन वाली बात है, निश्चित कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो पुरानी पेंशन लागू होंगी। इसके पहले भी आपने देखे जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो वृद्धा पेंशन भाजपा ने 15 साल सत्ता में रहते 300 रुपये से 1 रुपये नहीं बढ़ाया था, लेकिन कमलनाथ जी ने उसको 600 रुपये किया, और निश्चित अगर सत्ता में होते तो उसको 1000 रुपये करते। रही किसानों के कर्जे माफ़ी की बात, 2 लाख तक के कर्जे माफ़ी किसानों के घोषणा किए थे, लेकिन इनने उनको 3 चरणों में किए, पहले 50,000, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख। 50,000 किसानों का कर्जा, मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है। जिस मैं गांव में रहता हूं, मेरी भी गांव में 27 लाख रुपए 122 किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है। और हमारे पास तो पूरे मध्य प्रदेश की, और मेरे पास तो अगर कोई बीजेपी वाला मुझसे बैठ के कि किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है, मुझे पूरे परसवाड़ा विधानसभा की किसानों की कर्जा माफ़ी की लिस्ट लेके रखा हूँ मैंने। बात करते हैं अपन नेशनल लेवल के एक बड़े स्तर के नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। मध्य प्रदेश और बालाघाट में इसका कितना असर पड़ेगा? देखो, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो यात्रा की, बालाघाट में निश्चित हम लोगों ने भी, बालाघाट जिले के सभी कांग्रेसियों ने और हिना कांवरे जी के नेतृत्व में हमने कांवरे जी की समाधि से निश्चित बालाघाट से लेके हमने बहरई तक पदयात्रा की, 3 दिन की, 90 किलोमीटर की। निश्चित उस पदयात्रा में देखे जैसे भाजपा वाले किसी भी कार्यक्रम में, जैसे कि इनकी विकास यात्रा में जैसे ढो के लाते हैं, लेकिन नहीं, तिरंगे की कसम, जो पदयात्रा थी वो भीड़ और ये था, जज्बा था, और आज कांग्रेस का कार्यकर्ता और जनता समझ चुकी है। निश्चित ही 23 की तो छोड़ो, 2024 में परिवर्तन होना तय है। विधानसभा प्रत्याशी परसवाड़ा में दलगत की राजनीति या जातिगत राजनीति कैसी है? देखो, परसवाड़ा विधानसभा में देखो, कोई जाति, एक विशेष जाति से चुनाव नहीं होता, और मैं नहीं मानता, मैं तो सर्व समाज, सर्व जातियों में, चाहे आदिवासी हो, चाहे पवार समाज हो, चाहे लोधी समाज हो, चाहे मरार समाज हो, बालाघाट जिले के अन्य जितने भी समाज हैं, ये अगर जो भी जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो सर्व समाज से चुना जाता है, और वो सर्व समाज का जनप्रतिनिधि होता है। पेशा एक्ट को कैसा मानते हैं आप? पेशा एक्ट भैया, अगर आपको परसवाड़ा विधानसभा से टिकट मिलती है, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, परसवाड़ा में विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं। आज हमें बालाघाट जिले में देख लीजिए, कच्चा कोयला निकलता है, लेकिन ट्रेनों वाला कहाँ जाके ढोया जाता है? दूसरे स्टेटों में जाता है। अगर यही रहा मटेरियल, अगर यहाँ कोई बड़ा उद्योग डाल दिया जाए तो निश्चित ही रोजगार के साथ साथ विकास होगा, और जब आम जनता को, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिलने लगेंगे तो अपने आप विकास होने लगेगा। जैसे परसवाड़ा क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई, आज शिक्षा का भी स्तर देख लीजिए, आप लोग मीडिया वाले, आप सरकारी स्कूलों में जाइए, सरकारी स्कूलों के बिल्डिंग के हालात देखिए, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या देखिए, और उसी के बाजू में प्राइवेट स्कूल में जाइए, तो सरकार में रहते इन्हें शिक्षा पे भी कोई ध्यान नहीं दिया, इन्हें हमेशा प्राइवेटाइजेशन को महत्व दिया। अभी जैसे राइस स्कूल, जो राइस स्कूल की बात कर रहे हैं, ये आने वाले दिन में सीएम राइस स्कूल, जो आने वाले दिनों में ये भी क्या करेंगे, जैसे आपकी रेल बेच दिए, जैसे आपके तेल बेच दिए, जैसे आपके रेलवे स्टेशन बेच दिए, ये अभी पब्लिक का पैसा टैक्स द्वारा वसूल करके निश्चित बड़े बड़े स्कूल राइस स्कूल के नाम से बनाएंगे, और आने वाले समय में अदानी और अंबानी को दे देंगे। जैसे परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ एक मंत्री परसवाड़ा को मिला है। मंत्री रहते वहाँ के जो मजदूर वर्ग है, बेरोजगार वर्ग है, वो परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से पलायन कर जा रहे हैं। क्या कारण है मंत्री के रहते ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सम्माननीय रामकृष्ण कांवरे जी आयुष मंत्री हैं, लेकिन आप 5 साल से देख रहे हैं पलायन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
आज बालाघाट से हैदराबाद और बाहर के लिए कम से कम 25 से 30 बसें चलती है, जिसमें बालाघाट का मजदूर जाता है। मैं परसवाड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बालाघाट विधानसभा की भी बात कर रहा हूँ, मैयर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। ये निश्चित कि हमारे यहाँ रोजगार की कमी है। अगर पढ़े लिखे युवाओं को यहाँ रोजगार मिल जाए तो मेरा कोई भी सरकार आए, सर्वप्रथम रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। जैसे आयुष मंत्री जी की बात रही, आप देखते हैं आयुष मंत्री जी आए दिन इस काम की सौगात, वहाँ 1 करोड़ की सौगात, वहाँ 5 करोड़ की सौगात, ये सिर्फ भूमि पूजन करके पत्थर लगा रहे हैं चुनाव के पहले। आज 18 साल में इनने कितने पत्थर लगाए और कितनी योजनाएं कारगर हुई, आप मीडिया के माध्यम से गांव में जाके देखिए। आज भी सिर्फ पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ कोई भी विकास और आज वहाँ कोई भी कार्य नहीं हुआ है। जैसे परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, बैयर विधानसभा क्षेत्र, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जिस प्रकार सुविधाओं का अभाव यहाँ पर है, तो भाजपा सरकार को इसके लिए आप कितना दोषी मानते हैं? सुविधा का अभाव तो बहुत है। आज अगर 18 साल सत्ता में रहते हुए, आज देखिए कमलनाथ जी हमारे 15 माह मुख्यमंत्री रहे। आज बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी जितने भी जिलों में था, अगर पिछड़ा जिला मान था तो छिंदवाड़ा था। लेकिन आज आप छिंदवाड़ा जाकर डेवलपमेंट देख लीजिए। आज छिंदवाड़ा का बीजेपी के नेता भी, जैसे भाजपा के कद्दरवार नेता नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी छिंदवाड़ा मॉडल की तारीफ की। तो निश्चित ही अगर जिसमें विकास करने की क्षमता हो, जिसने अपने विकास करने का मन बना लिया, और ये सरकार आज तक विकास करना चाहती तो विकास हो जाता। लेकिन इन्हें कुछ नहीं, सिर्फ लालीपाप दो, घोषणाएं करो और सिर्फ लोगों को भ्रमित करो। आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी दावेदारी है, जनता के लिए ऐसा क्या कुछ कर पाएंगे अपने तरफ से? कमलनाथ जी की 5 योजनाएं तो हैं, उसके साथ साथ आपके खुद के क्या वो रहेंगे कि जिसको लेकर आप जनता के पास जाएं? निश्चित ही अगर मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है और कांग्रेस पार्टी अगर मुझे वहाँ से प्रत्याशी घोषित करती है, तो निश्चित ही कमलनाथ जी की जो योजना है, ये योजना तो कमलनाथ जी की लागू होगी। पिछले बार भी देखे, अगर 15 माह की सरकार रही, ये भाजपा सरकार 5 साल में जितना अपना घोषणा पत्र की योजनाएं लागू नहीं कर सकती, कमलनाथ जी ने 15 महीने में ही आधी घोषणाएं जमीन पे ला के लागू कर दिए थे। और उन्हीं से डर चुके थे कि अगर ये 5 साल सत्ता में रहे तो हम यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। और मेरा एक विचार है, आज परसवाड़ा में जैसे फॉरेस्ट हमारा सबसे बड़ा इलाका है, एक बांस कारखाना लग जाए, एक स्टील प्लांट लग जाए, पलायन की स्थिति दूर हो जाएगी। और छोटे छोटे कुटीर उद्योग 2-2, 4-4, 10-10 गाँवों के बीच में कुटीर उद्योग लगा दे, जिनसे वहाँ ग्रामीण सभी शिक्षितों को रोजगार मिले। यही मेरी प्राथमिकता है।